हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, क्रैश कोर्स का आगाज आप सभी का 3 नवंबर को कर दिया गया था। आज है 6 नवंबर, जिसमें से आपकी दो दो क्लासेस प्रत्येक दिन हो रही थी। 4 तारीख को मैथ और बायोलॉजी की और 5 तारीख को आप सभी की क्लास हुई थी हिंदी और इंग्लिश की। दो दो सब्जेक्ट की शुरुआत के साथ साथ आप सभी की क्रैश कोर्स की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। मॉर्निंग में कुछ क्लासेस इस वजह से डिस्टर्ब हुई थी प्यारे बच्चों, क्योंकि बिहार में आज चुनाव है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी पर्पज, प्राइवेसी पर्पज की वजह से ऊपर से ही सर्वर को थोड़ा सा डाउन किया गया, जिसकी वजह से क्लास कुछ नहीं चल पाई, नेटवर्क में इशू आए। तो प्यारे साथियों, घबराने की बात नहीं है, सारी चीजें कंटिन्यू अच्छे से चलेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप पूरा अपने टीचर का साथ दोगे, खुद को आगे बढ़ाने के लिए अपने साथ साथ कंधे से कंधा मिला करके चलोगे। प्यारे बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। ठीक है, अगर हमें मंजिल तक पहुंचना है तो उसके लिए अभी से मेहनत करना अब शुरू कर देना होगा। हमारे पास जो भी 90 दिन, अब 90 दिन नहीं कहेंगे, बहुत धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। ठीक है, 85 डेज हम कहेंगे। ठीक है, 90 दिन कब से चिल्ला रहे हैं, अब 85 डेज जो भी बचे हैं। तो जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल मुश्किल क्या, आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। आपने जो कुछ सोचा है, जैसा भी सोचा है, अब उसको पूरा करने की जिद आपके अंदर होनी चाहिए। वो आग आपके अंदर जलनी चाहिए, वो धुआं उठना चाहिए। वो धुआं उठने का मतलब है आपका क्षेत्र आपके परीक्षा फल से गौरव महसूस करे कि हाँ, हमारे गांव के इस लड़के ने, हमारी गांव की इस बेटी ने कितना अच्छा काम किया है। इंटरमीडिएट परीक्षा में 472 अंक लेके आई है, 480 अंक लेके आई है, 460 अंक लेके आई है, 455 अंक लेके आया है लड़का। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स, थॉट्स आने चाहिए। मैं नहीं कहता कि हर कोई टॉप रैंक, एक भाई रैंक 1 में 1 2 3 4 कुछ भी लड़के ऐसे संख्या में पहुंचेंगे, लेकिन लाखों बच्चे बैठते हैं ना बिहार बोर्ड परीक्षा में। तो उन लाखों बच्चों में मुझे हमारे साथ जुड़ करके पढ़ने वाले बच्चों की संख्या जो होनी चाहिए वो हजारों लाखों में होनी चाहिए, कि हाँ, हमारे अंक 90% से अधिक अंक हैं, 85% हैं, 88% हैं, ऐसे में भी संतुष्टि मिलती है। तो बस प्यारे बच्चों, क्योंकि ये परीक्षा फल आपको मोटिवेट करेगा, आगे की पढ़ाई में आपको मदद करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी प्यारे बच्चों का। राधे राधे, जय श्री राम। ठीक, चले अब क्लास की शुरुआत करेंगे। आज प्यारे साथियों क्लास 2 है आपका क्रैश कोर्स का। चैप्टर 1 आप पढ़ रहे हो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया था मैंने। इसमें से वैद्युत आवेश क्या होता है इसके बारे में फर्स्ट क्लास में चर्चा की गई थी। इसका पैनल पीडीएफ भी आपको मिल गया होगा। वैसे ही आज भी प्यारे बच्चों हम उन्हीं प्रश्नों पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, और आज हम बात करेंगे बेसिकली कूलाम के नियम के बारे में। आपको बता दें, इस चैप्टर में हम 6 से 7 दिन लेंगे और इस चैप्टर के महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे जो आपकी परीक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे आज कूलाम का नियम, कल फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव के बारे में, फिर अगले दिन विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, और उसके बाद वैद्युत फ्लक्स और गॉस के नियम के बारे में। यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। कुल मिला के 6 दिन या 7 दिन मैं इस चैप्टर में लूंगा। ठीक है, 6 से 7 दिन। और क्योंकि कुछ चैप्टर छोटे हैं, ये चैप्टर लेंदी है, ये भी चैप्टर बड़ा है। फिर इसके बाद विद्युत विभव तथा धारिता, उस भी चैप्टर में हम 5-6 दिन लेंगे। तो जो चैप्टर बड़े हैं उनमें 5-6 दिन, जो चैप्टर छोटे हैं एकदम उनमें 2 दिन 3 दिन। और लगभग 50-50% का रेशियो है, मतलब 50% सब्जेक्ट में, 50% चैप्टर में हम जो है, मतलब टोटल 15 चैप्टर पढ़ने हैं तो 7 चैप्टर में 2 से 3 दिन लेंगे और 8 चैप्टर में हम 5 दिन लेंगे। तो 8-5 40 और 7 दूना 14 या 17 के 21, 40 20 60, मतलब 60-61 दिन हो रहे हैं आपके। तो ये मेरा अपना मैंने बना रखा है, वो टाइम टेबल पूरा मैंने बना रखा है कि किस सब्जेक्ट को किस दिन कौन सा क्लास चलना चाहिए। ठीक है, उस कितने दिन में हम खत्म करने वाले हैं, वो पूरा मैंने डाटा बना रखा है। ठीक है बच्चों, पूरा डाटा मैंने बना रखा है। जो बताएंगे वही लड़ेगा, यहीं से आएगा। आइए साथियों, बिना देरी करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। कूलाम के नियम में हम लोगों को पढ़ना था। क्या होता है कूलाम का नियम, एक एक बात को अच्छे से सीखना। प्यारे साथियों, आप सभी की क्लास जो होगी वो
क्लास जो होगी वो 4 बजे से चलेगी। ठीक है, फिजिक्स की क्लास आप सभी की कब चलेगी, तो 4 बजे से चलेगी, याद रखिएगा। फिजिक्स की क्लास जो होगी वो आपकी क्रैश कोर्स की 4 बजे चलेगी, और जो सिलेबस वाली होगी वो 6 बजे से। अब सिलेबस जो बच्चे फुल कोर्स वरदान बैच से जुड़े हुए हैं वो 6 बजे चलेगी, जो कि आपके कहां पर चलेगी, एप्लीकेशन पे चलेगी। लेकिन जो कॉमन टॉपिक वाली क्लास है जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे, वो भी 6 बजे कहां पर चलेगी, तो यूट्यूब पर चलेगी, याद रखिएगा। ठीक है, वो भी कहां चलेगी, यूट्यूब पर चलेगी। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। आइए प्यारे साथियों, कूलाम के नियम के बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने आवेश तथा आवेश के प्रकार को अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, अगर हम आवेश की बात करें, आज थोड़ा लेट हो गया, 4 बजे से क्लास शुरू होनी थी, लेकिन 4:10 से क्लास शुरू हुई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ सकते हो। थोड़ा सा सब कुछ मैनेज करते करते टाइम हो गया, कोई नहीं। आज मतलब कह सकते हैं एप्लीकेशन के भीतर पहला दिन था। इसके बाद आपकी 4 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाया करेगी क्रैश कोर्स के भीतर। हाँ, एक चीज मैं कहूंगा, अगर आप क्रैश कोर्स में थोड़ा पढ़ने में ज्यादा समय देकर के थोड़ा लिखने का समय बचाना चाहते हो, तो क्रैश कोर्स की बुक को ऑर्डर कर सकते हो। हालांकि अभी बहुत सारे अधिक संख्या में बच्चे वहां पर ऑर्डर करने पहुंचे हुए हैं, तो थोड़ा सा पेमेंट लेने में टाइम लगता है। आप किसी भी, यहां तक कि रेलवे की जो वेबसाइट है उनमें जब टिकट बुक करो तो देखो घंटों घूमता है पेमेंट, और उसके बाद पेमेंट डन होता है। तो जब यहां पर भी हजारों की संख्या में बच्चे पहुंच गए हैं, तो इस वजह से पेमेंट जो है थोड़ा सा रुक के हो रहा है, और पेमेंट हो भी जा रहा है ना, तो स्लिप आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो परेशान नहीं होना, आपका सारा चीज जो है वो डाटा, और जब कोई दिक्कत हो तो जो हेल्पलाइन नंबर आपको बुक लॉन्चिंग में बताया गया है वहां से आप मदद भी ले सकते हैं। बाकी जिनके पास नहीं है संसाधन तो घबराइए नहीं, टारगेट बोर्ड हर एक बच्चे के साथ है। अब बुक लॉन्चिंग किया गया तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर बच्चे को खरीदना ही है। हम हर एक उस बच्चे के साथ हैं जो सिर्फ पढ़ाई करना के मकसद से टारगेट बोर्ड से जुड़ा हुआ है। आपने टारगेट बोर्ड के क्रैश कोर्स से सिर्फ अगर ज्वाइन हुए हैं तो आपको पूरा मटेरियल आपके क्लास में भिजवाया, आपके पास भिजवाया जाएगा। ठीक है, पूरा मटेरियल आपके इसमें पीडीएफ नोट्स में भिजवा दिया जाएगा, जिससे कि आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी, तो आपको जो ब्रह्मास्त्र बुक है उसको बहुत परचेस करने की फिर आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, यहां भी वही कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए, कूलाम का नियम क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा था आवेश 2 प्रकार के होते हैं। तो अगर कोई 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हूं, मान लो एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2, ये 2 आवेश हैं, ये धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और ये दोनों आवेश एक दूसरे से जो है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, वो दूरी मान लिया मैंने R। ये बिंदु है A और ये बिंदु है B। ए और बी बिंदु पर 2 आवेश रखे हैं Q1 तथा Q2, और इनके बीच की दूरी कितनी है, R। तो क्या इन 2 आवेशों के बीच बल लगेगा? जी हां, वैद्युत बल लगता है। एक भी कोई भी आवेश हो, चाहे ये धनावेश, ये धनावेश, ये ऋणावेश, ये ऋणावेश, एक धनावेश दूसरा ऋणावेश, अगर किसी भी प्रकृति का आवेश होगा तो दोनों के मध्य बल लगेगा, उसे वैद्युत बल कहते हैं। कूलाम का नियम मतलब वैद्युत बल का नियम भी इसे बोलते हैं। कूलाम के नियम को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत बल का नियम भी बोलते हैं, वैद्युत बल का नियम भी बोलते हैं, या वैद्युत बल हम केवल लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, वैद्युत बल भी हम लोग इसको कहते हैं। तो भैया वैद्युत बल भी लिख लेना, कूलाम का नियम मतलब वैद्युत बल। अब कूलाम सर ने क्या कहा कि कोई 2 आवेश, वो भी कैसे, स्थिर हैं, ये चलेंगे नहीं। अगर चलते हुए आवेशों के बीच लगने वाला बल निकालने के लिए कहा जाएगा तो लगातार परिमाण बदलता रहेगा, उसमें हम मान निकाल ही नहीं पाएंगे एग्जैक्ट। स्थिर आवेशों के मध्य लगता है वैद्युत बल, अगर चला दिए तो दूरी घटेगी बढ़ेगी तो वैद्युत बल में परिवर्तन होगा। इसलिए स्थिर आवेशों के मध्य कूलाम सर ने वैद्युत बल की गणना की थी। क्या कर गणना के बताया था कि कूलाम के नियम के अनुसार, ध्यान से सुनेंगे, कूलाम के नियम के अनुसार ये 2 अंक में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। अभी मैं बताऊंगा इस पर आधारित प्रश्न कौन कौन से, इस पर आधारित प्रश्न कौन से वो भी बताऊंगा। कूलाम के नियम के अनुसार ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, ठीक है। कूलाम के नियम के अनुसार क्या बताया, कूलाम सर ने क्या बताया, कहा कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों, 2 स्थिर बिंदु आवेशों, 2 स्थिर बिंदु आवेशों
दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के दोनों आवेश जो हैं Q1 तथा Q2 दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती भी शब्द लिख सकते हो, अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी जो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्यारे साथियों, एक चीज मैं कहूंगा, ये चैप्टर बहुत इजी, हर एक चैप्टर बहुत इजी है और बहुत आसान लगेगा। जिन्होंने पहले भी कुछ नहीं पढ़ा है उनको भी ये क्रैश कोर्स बहुत मदद करने वाला है। हम सभी ऐसे प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे जिनसे आपका बेस मजबूत हो और आगे के जो कठिन प्रश्न भी होंगे ना वो भी समझ में आए। इसलिए हम छोटे छोटे प्रश्नों पर भी, बेसिक पॉइंट्स पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप रेगुलर क्लास को लाइव जुड़ करके पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि आप इसे भी रिकॉर्डेड पढ़ रहे हो। अब ये 90 दिन तो अपने जीवन को संवारने के लिए दे दो, ठीक है? तुम मुझे ये 90 दिन दे दो, मैं तुम्हें रिजल्ट अच्छा दे दूंगा, मैं तुम्हें 90% दे दूंगा। तुम मुझे ये 90 दिन दे दो, हम तुम्हें ये 90% दे देंगे। लेकिन उसके लिए लाइव क्लास में जुड़ना होगा। दूसरी चीज, जैसे हम लिख लें आप पहले समझो, अगर समझ गए हो तो ही लिखना, नहीं तो बस पेन कॉपी लिए बैठे रहो, हेडिंग डाल के बैठ जाओ, जगह छोड़ दो, ना लिखो। जब फाइनल पीडीएफ पहुंचे तब लिखना, लेकिन लिखना जरूर, क्योंकि राइटिंग स्किल पर भी वर्क करना पड़ेगा। चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, ये जो एजुकेशन का सिस्टम है यहां राइटिंग स्किल पर काम करना पड़ता है, क्योंकि लिखने के नंबर मिलते हैं। अगर हम अच्छा लिखेंगे नहीं तो एक एक अक्षर आपके आंखों में कैसे एकदम स्पष्ट बैठेगा। जब शब्द अच्छे अक्षर दिखते हैं तो हमें पढ़ने में जो मन लगता है या आंखों को जो सुविधा महसूस होती है कि हाँ भैया बढ़िया समझ में आ गया ये शब्द क्या लिखा हुआ है, तो ये चीज होनी चाहिए। राइटिंग स्किल पर भी आपको भी काम करना पड़ेगा। ठीक, ध्यान से सुनना। तो कूलाम सर ने कहा कि दो स्थिर बिंदु, स्थिर शब्द जरूर लिखना, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेश जो हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको कैसे आप लिखोगे, तो पहले इसके लिए आप ये चित्र की भाषा लिख दो, चित्र वाली बात लिख दो कि माना दो आवेश Q1 तथा Q2, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 तथा Q2, आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं, R दूरी पर रखे हैं, तो इनके मध्य कार्यरत वैद्युत बल, तो इनके मध्य कार्यरत वैद्युत बल, इनके मध्य कार्यरत वैद्युत बल क्या होगा? इनके मध्य कार्यरत वैद्युत बल जो होगा मेरे साथी, मेरे लाल बाल गोपाल जी, वो जो F है, कैसा वैद्युत बल, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात Q1 तथा Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के, कई बार ये भी लिखा होता है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। खैर
दोनों आवेशों के भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। बटे में कहा गया है कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बीच की दूरी के वर्ग के। जो वरदान बैच वाले स्टूडेंट भी जो यहाँ क्रैश कोर्स में जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है, ये नहीं सोचेंगे कि हम तो सर ये सब हलवा चीजें हैं, सब पढ़े हैं सब अच्छे से, ये तो वो लोग पढ़े जो नए लोग सीख रहे हैं या अभी पढ़ना शुरू किए हैं। भैया ऐसा नहीं है, आप रिवीजन करोगे तो यही आपको फायदा देगा। एक चीज को 10 बार पढ़ना या 100 बार पढ़ना उतना ज्यादा लाभकारी होता है। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था, अंबेडकर जी ने भी, किसी ने कहा था, बहुत महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति ने यह कहा था कि भाई 1000 किताबों को पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 1000 बार पढ़ लेना। बिल्कुल सही बात है, वो आपके दिमाग में ज्यादा अच्छा सेव होगा। भाई वही चीजें हैं भाई, आप फिजिक्स की ही 100 तरह की किताबें पढ़ डालो और एक ही किताब को 100 बार पढ़ डालो, वो ज्यादा फायदा देगा, क्योंकि बात तो वही लिखी हुई है हर जगह कूलाम के नियम के। तो ये चीज रखना। एफ Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, आर का वर्ग दूरी का वर्ग व्युत्क्रमानुपाती है तो बटे में लिखा, अनुक्रमानुपाती अंश में लिखा हुआ है। जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा और यहां नियतांक आता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों वैद्युत बल का मान हो जाता है इतने न्यूटन। बल कोई भी हो सभी का मात्रक क्या होता है? न्यूटन ही होता है। बल कोई भी हो सभी का मात्रक न्यूटन ही होता है। जी सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सभी बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। समझ गए कि नहीं? सभी का मात्रक न्यूटन होता है। अब यहां ये के क्या है? ये के क्या है? कुछ बुक में इसको स्मॉल के लिखते हैं और कुछ बुक में इसको कैपिटल के लिखते हैं, तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, बहुत ये असमंजस वाली दिक्कत नहीं है, हो जाता है, सभी किताबें लिखती हैं अपने अपने तरह से। तो के Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। अब यहां पर के की वैल्यू क्या है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। के का मान, यहां के का मान सबसे ज्यादा है। यहां स्मॉल के जो है, स्मॉल के मान लो कैपिटल के मान लो, हम स्मॉल के मान ले रहे हैं। स्मॉल के बराबर 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे लिख देना पहले कि यहां स्मॉल के जो है, यहां स्मॉल के एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। और के बराबर पता क्या होगा? स्मॉल के बराबर होगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती बच्चों 9 गुणे 10 की घात 9, 9 गुणे 10 की घात 9 होगी। इस स्मॉल के की मैं वैल्यू बात पर कर रहा हूं, Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। यहां पे जो वैल्यू लिखेंगे ये 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे कैपिटल के भी लिख सकते हैं। कैपिटल के ये माध्यम का परावैद्युतांक होता है, ऐसे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के। कई कई बुक में यहां स्मॉल के दिया रहता है, तो कोई इससे घबरा, ये अगर स्मॉल के तो ये कैपिटल के दिया होगा। अब क्या हो जाएगा अगर ये वैल्यू हम रखें, तब प्यारे बच्चों वैद्युत बल का जो मान होगा, तब वैद्युत बल का मान जो लिखा जाएगा F बराबर जो अभी के लिख रहे थे उसकी जगह ये वैल्यू लिख देंगे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। यहां पे कैपिटल के लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना हो तो ना लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम क्यों नहीं लिखना चाहते यहां, हम यहां पर क्यों लिखना नहीं चाहते वो भी कारण सुन लो, हम यहां पर क्यों लिखना नहीं चाहते वो भी सुन लो। ये स्मॉल के क्या होता है? अच्छा पहले हम लिख ही देते हैं फिर आपको समझा देते हैं। काहे लिए कहोगे सर क्यों नहीं लिखा, बता दो। अब सारी चीजें हम बताते हैं। ये प्यारे बच्चों विस्तृत फार्मूला हो गया, ये व्यापक फार्मूला है कूलाम के नियम का वैद्युत बल का, ये सबसे ज्यादा विस्तृत फार्मूला है, ये विस्तृत फार्मूला है बच्चा पार्टी। तो इसमें 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। ये जो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू तो ठीक हमने बता दी 9 गुणे 10 की घात 9 होती है। ये एप्सिलॉन नॉट यहां क्या है, ये कैपिटल के क्या है? आइए अब इन बातों को सीखते हैं कि ये इस एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल के ये क्या है। ठीक है,
एप्सिलॉन नॉट को प्यारे बच्चों बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? वैद्युतशीलता। इसे निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं क्योंकि एप्सिलॉन 0 लिखा हुआ है। तो निर्वात की या वायु की भी बोल सकते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता इसे बोलते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और इसका लिखते हैं एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट से। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुने, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, एकदम हल्का टॉपिक है। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी जो बातें पूछी जाती है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। सबसे जरूरी चीज, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? एप्सिलॉन 0 भी बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात में -12। ठीक है, 8.85 गुणे 10 की घात -12। अगर इसका मात्रक आपको बताना है तो एप्सिलॉन नॉट इधर भेजना पड़ेगा और एफ को यहां भेजना पड़ेगा। तो Q1 Q2 मतलब कूलाम 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 कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर, और एफ यहां आ जाएगा तो न्यूटन, और आर दूरी है तो मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर, मात्रक इसका कहा जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कई बार इसका मात्रक पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, तो इसका बाबू मात्रक भी लिख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अलग से मैं लिख दे रहा हूं, इसका मात्रक जो होगा वो होगा कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अगर हम इसे सांकेतिक भाषा में लिखें तो कूलाम को C स्क्वायर बटे में न्यूटन को N और इंटू मीटर को स्मॉल m स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो एप्सिलॉन वगैरह ये सब नहीं लगाते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ये क्या होगा? एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 का मात्रक लिखा हुआ है। इसको, इससे भी प्रश्न आता है, इससे भी प्रश्न आता है। अब कई बार प्रश्न ये उठता है जो कि बच्चों को पता नहीं होता कि ये एप्सिलॉन 0 सर होता क्या है, क्यों इसे लाया गया इस सूत्र में। इन दोनों आवेशों के मध्य ठीक वैद्युत बल लगता है, मानते हैं वैद्युत बल लग रहा है क्योंकि दो आवेश रखे हुए हैं। तो भाई चलो दोनों आवेशों का परिमाण वैल्यूएबल होगा। अच्छा, हम कह रहे हैं कि दो व्यक्तियों की खोपड़ी हमने लड़ा दी, तो दोनों व्यक्तियों के भार क्या क्या हैं भाई, किसकी खोपड़ी बड़ी किसकी खोपड़ी ज्यादा, तो वो वैल्यू मान सकते हैं। दूरी, डिस्टेंस कितनी है भाई, कितनी दूरी वो थे, कितनी दूरी से हमने उनको लड़ा दिया था, इतनी दूर लड़ाए थे, खोपड़ी तो ज्यादा तेज लगा होगा, पास पास ला के लड़ा दिए होंगे तो कम लगा होगा। जो भी है, मतलब दूरी भी मैटर करती है। सर ये बातें तो ठीक है, दूरी और परिमाण ये सब है, ये Q1 Q2, ये 4 पाई भी हम मान लिए क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, 4 है, ये पाई है, पाई का मान 22/7 3.14 जो भी कहो वो होता है। ये दोनों क्या है ये बता दो। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है प्यारे साथियों? ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। ये बताती है कि कोई भी माध्यम वैद्युत बल जो कार्य कर रहा है उसकी विरोध की माप को बताता है। फिर से ध्यान से सुनना, जहां पर दोनों आवेश रखे हैं, जिस भी माध्यम में दोनों आवेश रखे हैं, उस माध्यम के द्वारा दोनों आवेशों के मध्य जो वैद्युत बल कार्य कर रहा है उसके विरोध की माप को बताता है। कौन? निर्वात की विद्युतशीलता। तो बस ये जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक, इसका मात्रक हो गया। इसकी विमा क्या होती है? बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट की विमा, ये बहुत ज्यादा बच्चा पार्टी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये निर्वात की विद्युतशीलता के बारे में पढ़ना मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन दे करके जाता है आपको। कहां से आया सर जी? क्या 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 एफ कहां से आए भैया? वैद्युत बल को एफ से प्रदर्शित करते हैं, तुम कहां से आ गए भैया? इतनी छोटी चीज पूछोगे क्या? अब देखिए, एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होगी? कूलाम। वैद्युत आवेश की विमा क्या होती है? Q बराबर हमने बताया था पिछली क्लास में IT। I के लिए 11th में सिखाया जाता है, वैद्युत धारा के लिए विमा के लिए A लिखते हैं।
और टी समय के लिए कैपिटल टी लिखते हैं, तो आवेश की विमा होती है एटी। तो आइए, यहां विमा भी मात्रक को व्यक्त करने का एक तरीका होता है। जो एकदम नए बच्चे हैं, थोड़ा नहीं जानते, 11th में नहीं पढ़े, सीधे आप क्रैश कोर्स के जरिए, भाई एक चीज तो है, बहुत सारी चीजें अब आपको रटनी पड़ जाएंगी, केवल याद रखनी होंगी। इतना बेसिक है ना, इतना बेसिक है कि 9th क्लास की भी जरूरत पड़ती है। 9th 10th 11th और 12th के तो कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक, तो फिर बहुत सारी चीजें हो जाती है जो कि आप 90 दिन में हर एक चीज नहीं सीख पाओगे। लेकिन कोशिश करूंगा कि याद करके मैं कुछ बता दूं। तो कूलाम, ये भी मात्रक, विमा भी मात्रक को व्यक्त करने का एक तरीका है। इसमें से कूलाम की विमा क्या होती है, आवेश की विमा, वो होती है एटी। लेकिन एटी स्क्वायर होगा, क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि कूलाम स्क्वायर है तो एटी स्क्वायर बटे में न्यूटन। बल की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, तो एम एल टी माइनस टू न्यूटन हो गया, ठीक है। इनटू में क्या है बच्चों, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर मतलब L2 हो गया, L2 हो गया। आइए, L2 हो गया, हाँ क्या रिप्लाई करें भाई। अब देखो, एटी स्क्वायर एम एल टी माइनस टू L2, m को सबसे पहले लिखा जाता है, m को ऊपर ले जाइए तो m माइनस वन हो जाएगा। L1 यहां है, 2 यहां है, तो 2 और 1 मिलके 3 हो गए। L3 जब हर से अंश में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, m माइनस वन L माइनस 3 हो जाएगा। t माइनस टू ऊपर जाएगा तो t की पावर 2 और है, तो ये माइनस 2 ऊपर जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा, तो MLT की पावर 4 हो जाएगा। ए प्यारे बच्चों एक ही है, ए की पावर 1 रहेगा, सॉरी 1 नहीं 2 है, ए की पावर, क्योंकि होल स्क्वायर था ना, एटी की पावर 2, A2। तो ये प्यारे बच्चों इसका विमीय सूत्र निकल के आएगा, किसका, एप्सिलॉन नॉट का, m माइनस वन L माइनस 3 T की पावर 4 A की पावर 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा भाई, इसको याद रखिएगा मेरे दोस्त, इस चीज को याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है 100%, मतलब 99% चांस है इसके, 99% इसके चांस है आने के, ठीक है, 99% चांस है। क्लियर सर, एप्लीकेशन लॉग आउट हो जाता है, हाँ बीच सुबह तो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम थी, बोला गया, हमने भी भाई कह दिया कि भैया अब जो है ना आपसे हो नहीं पा रहा, इतने बच्चों को संभालने के लिए आपके चीज़ें जो है दिल्ली से भले मैनेज करो, लेकिन हो नहीं पा रहा है, कुछ चीज़ें बदलनी पड़ सकती है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चीज़ें सब सही होंगी। बायो का PDF नहीं आया है, अच्छा बोल देते हैं सर से कि भैया बायो का PDF आ जाए, ठीक है, चलो ठीक है, चलो ये समझ गए, एप्सिलॉन नॉट को समझ गए। अब आइए माध्यम का परावैद्युतांक, ये जो K होता है इसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं कैपिटल K, ये, या प्यारे बच्चों इसे ही कैपिटल K को ही बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसे ही आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं, या सापेक्ष विद्युतशीलता बोलते हैं, जो भी कह लो, आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं, अर्थात इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर प्यारे साथियों हम K की बात करें, माध्यम के परावैद्युतांक K की, तो K बराबर ही एप्सिलॉन R भी होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है, और एप्सिलॉन R बराबर होता है एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट अपान में एप्सिलॉन, ओ भैया एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यह निर्वात की विद्युतशीलता है और इसे माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता हो सकती है, वो तेल की हो सकती है, केरोसिन की हो सकती है, किसी भी माध्यम की वो विद्युतशीलता हो सकती है, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती है।
ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है, लिख दें इसमें, ये क्या होगी, माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या होगा, माध्यम की विद्युतशीलता, इसके सफिक्स में कुछ नहीं लिखा जाएगा, माध्यम की विद्युतशीलता। और प्यारे बच्चों ये क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन आर क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर क्या होता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या सापेक्ष विद्युतशीलता। इसे ही माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि के का मान जो होता है, के या एप्सिलॉन आर का मान वायु के लिए कितना होता है, तो याद रखिएगा वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए एक होता है, वायु या निर्वात के लिए एक होता है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है, ये आप न्यूमेरिकल में भी यूज करोगे कि के की वैल्यू क्या लिखोगे, एक, किसके लिए, वायु के लिए, किसके लिए, वायु के लिए। और अगर के का मान एक से अधिक होता है, के का मान एक से अधिक होगा तो वो क्या होगा, अन्य पदार्थों के लिए है, अन्य कोई भी पदार्थ, जल है, तेल है, निर्वात के अलावा कोई भी पदार्थ, अन्य पदार्थों के लिए, अन्य पदार्थों के लिए, अन्य पदार्थों के लिए वो जल है, तेल है, केरोसिन है, कुछ भी है, हर किसी चीज के लिए के का मान एक से अधिक माना जाएगा। लेकिन अगर धातुएं हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। किसके लिए, धातुओं के लिए। ये बहुत बच्चा पार्टी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना जरूर। धातुओं के लिए के का मान जो होता है वो अनंत होता है। धातुएं कैसे, अगर दो धातुओं के बीच में दो आवेश रख दिए गए, मान लो ये धातु है कोई, चांदी, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम, लोहा, इसका बना हुआ है, इसके एक छोर पर हमने यहां पर आवेश रख दिया, एक हमने यहां पर आवेश रख दिया, ठीक है, एक हमने यहां पर आवेश रख दिया, एक हमने यहां पर आवेश रख दिया, तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल जो होगा वो दौड़ के एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगे, एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगे। धातुओं के लिए अनंत होता है के का मान, के का मान अनंत होता है प्यारे बच्चों, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए भाई, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर ले, नोट कर ले भाई बबुआ। सर प्लीज एक बार नाम ले लीजिए, फेवरेट टीचर आप हैं सर, मतलब फेवरेट टीचर बोल के इमोशनल कर रहे हो और ब्लैकमेल कर रहे हो कि नाम ले लें। कितने बच्चों का नाम लेंगे बच्चों, कितने लोगों का नाम लें, नाम लेते लेते सुबह हो जाएगी, हाँ, इतने बच्चों का नाम लेते लेते सुबह हो जाएगी, ठीक। तो बताइए क्या वैद्युत बल की ये बातें समझ में आ गई। हमने यहां पर आपको बता दिया कूलाम के नियम में वैद्युत बल क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य वैद्युत बल कैसे कार्य करता है, वैद्युत बल का नियम क्या है, कूलाम का नियम क्या है। इसके बाद फार्मूले पर काम किया, जैसा कि परिभाषा में कूलाम सर ने हमें बता रखा है वैसा ही हमने काम किया। तो यहां एक नियतांक आया, जैसे अनुक्रमणपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, नियतांक आया। अब यहां पर ये नियतांक जो है उसका मान जो होता है 1/4πε0 के होता है, जिसकी वैल्यू होती है 9×10⁹ ये याद रखना जरूरी है। अब इसी स्मॉल के की जगह पर हमने विस्तृत सूत्र, ये वैद्युत बल का विस्तृत सूत्र है, इसका मात्रक भी भैया बता देना, इसका मात्रक यहां पर लिखना जरूरी है भाई। वैद्युत बल कोई भी बल हो मात्रक के साथ लिखो, न्यूटन, इतने न्यूटन का वैद्युत बल लगेगा, इतने न्यूटन का वैद्युत बल लगेगा। अब निर्वात की विद्युतशीलता
यहां पर आप बताना कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, के क्या है, तो इन सब चीजों को भी लिखना। भाई कूलाम सर ने तो ये इतना सूत्र बना के दे दिया, अब इनमें कौन सी चीज क्या है इसको भी जानना तो जरूरी है, हम लोग को तो केवल जानना ही जानना है ना। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, इसका मान क्या होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। विभा भी इसकी बता दी। इसके बाद हमने आपको बता दिया कि माध्यम का परावैद्युतांक के या अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नॉट। ये सारी बातें हो गई। के का मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है, वायु के लिए 1 होता है, अन्य माध्यमों के लिए 1 से बड़ा होता है, और धातुओं के लिए के का मान जो होता है वो अनंत होता है। धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। ठीक है, समझ गए, क्लियर। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर उसके बाद बात होगी, क्योंकि मैं आज थोड़ा लेट क्लास शुरू कर दिया था बच्चों, तो इसकी वजह से मैं माफी चाहूंगा कि थोड़ा सा आपके जैसे मतलब 4:10 से क्लास शुरू हुई थी, 4:10 से क्लास शुरू हुई थी, जो तो हमारे 10 मिनट खराब हो गए, है ना। 5 बजे से फिर मेरी क्लास होती है फिजिक्स की, 9th के बच्चों को भी पढ़ाना होता है, फिर 11th में तो बाद में होती है ना। 12th की 6 बजे से होती है, हालांकि आज 6 बजे आप लोगों की क्लास नहीं होगी, ठीक, चुनाव की वजह से उतना थोड़ा व्यस्तता भी थी, आपकी क्रैश कोर्स की ही क्लास है, ठीक है। और 6 बजे तो रेगुलर किसी एक सब्जेक्ट की क्लास चला करेगी, जो कि 1.5-2 घंटे की हुआ करेगी, जिसमें आपका फुल रिवीजन कराया जाएगा। वो चाहे क्रैश कोर्स के बच्चे हों चाहे वरदान बैच के बच्चे हों, उनका फुल रिवीजन होता रहेगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। तो उस क्लास को तो बस आपको देखने की जरूरत है, बस देखना है कि पूरा क्लास कैसे भी करके लाइव में देख डालना है, जिससे कि आपको क्लास में ही चीजें रिपीट होती रहें, याद होती रहें। अब देखिए कूलाम का नियम किन आवेशों के लिए लागू होता है, बिंदु आवेशों के लिए, वितरित आवेशों के लिए, गतिमान आवेशों के लिए, किसी भी आवेश के लिए। तो इसका जवाब क्या होगा, पहला पॉइंट बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। इसका पहला सवाल जवाब सही होगा। इस सवाल का पहला जवाब जो है ए ऑप्शन, ए फॉर आनंद सर, वो सही होगा। ठीक है, क्लियर। देखो टॉपिक प्लस क्वेश्चन आंसर ही चलेंगे, हम लोग टॉपिक प्लस क्वेश्चन आंसर ही लेकर के आएंगे। जो टॉपिक लेंदी होंगे, जैसे न्यूमेरिकल डेरिवेशन हो गया बाबू, तो हो सकता है एक दिन में हम डेरिवेशन ही पूरा पढ़ा पाए, तो और क्वेश्चन ना करवा पाए, तो फिर क्वेश्चन अगले दिन होंगे। ठीक है, तो इस चीज से नहीं परेशान होना कि सर 1 घंटे की क्लास हुई थी तो उसमें डेरिवेशन ही हो पाए, 2 डेरिवेशन मान लो हैं और दोनों लगातार हैं कि जरूरी है, पहले दोनों डेरिवेशन जरूरी है तब न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव किए जाए, तो फिर उस हिसाब से होगा, है ना। तो पहले आप सभी के लिए क्लास में जैसे डेरिवेशन 2 इंपॉर्टेंट है, तो दोनों डेरिवेशन करा देंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक, ये हो गया। इसका क्या क्वेश्चन सही होगा बच्चों, ए बिंदु आवेशों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कूलाम बल किसके समानुपाती होता है, आवेश के योगफल के, आवेश के गुणनफल के, दूरी के, या दूरी के वर्ग के। भैया कूलाम जो बल है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही होगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। भाई हम कूलाम बल से ही संबंधित सवाल बता रहे हैं, इसलिए बहुत हल्के हल्के बनाए हैं, है ना। हल्के हल्के भाई कूलाम बल से कितने सवाल बना दे, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए, और क्योंकि इसी से आपको वो नियम भी याद रहेगा कि कूलाम बल किसके समानुपाती होता है। ये सब हमने अपने तरह से बनाया, अपनी तरफ से, किसी बुक में आपको नहीं मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन। कूलाम बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो कूलाम बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, दूरी के वर्ग। भाई क्वेश्चन बिहार बोर्ड वाला कैसा बना दे कुछ पता है, उसके पैटर्न को हमने समझ रखा है। इतना कभी कभी हल्का क्वेश्चन पूछता है कि पूछो नहीं, तो हम तो हर तरह से प्रैक्टिस करना है, हमें हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है बस। इसलिए प्यारे बच्चों ये मेहनत की गई है कि हर तरह का क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। किसी भी बुक में, मैं कह रहा हूं कहीं भी देख लो जाके, बुक क्योंकि खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है ये सारे, जो जितने भी हर तरह के क्वेश्चन मिले, क्योंकि एक टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बना पाना, आवेश से ही संबंधित आप लोग देख सकते हो कितने क्वेश्चन मैंने बताए थे। तो वैसे ही नेक्स्ट, कूलाम का नियम किसके बीच बल लगता है, तो 2 आवेशों के बीच बल लगता है, ना 2 द्रव्यमानों के बीच, ना 2 चुंबकों के बीच, ना 2 धन तरंगों के बीच। कूलाम का नियम 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल है। कूलाम बल किस प्रकार का बल है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। संपर्क बल है क्या, 2 आवेशों के जुड़ने पर ही वैद्युत बल कार्य करता है, नहीं। अदूरवर्ती बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यांत्रिक बल है, गुरुत्वीय बल है, नहीं भैया। इस चारों में जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, अदूरवर्ती बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। दोनों आवेश एक दूसरे से क्या होंगे, दूर ही होंगे, दोनों आवेश एक दूसरे से
दूर ही होंगे, अदूरवर्ती बल होता है कूलाम। ये इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, सही से समझ नहीं पाते कि कहीं संपर्क बल ना ठीक कर दें, इस बात को समझना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आ गए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि यहां से अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताते कौन कौन से, यहां पर मैंने अभी नहीं टाइप करवाए थे। ठीक, एप्सिलॉन नॉट का मान निम्न में से कौन सा होता है? तो 8.85 गुणे 10 की घात माइनस का 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसकी विमा न्यूटन स्क्वायर, सॉरी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी मात्रक और इसकी विमा दोनों। के का मान वायु के लिए कितना होता है? 1 होता है। धातुओं के लिए कितना होता है? अनंत होता है। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। के का मान जो मैंने बताया है ये बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने यहां पर लिखा है ये, जिसमें से धातुओं के लिए ये जो मान यूज होता है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये चीजें याद रखना। अच्छा, मैंने जो थ्योरी में बता दिया उनसे रिलेटेड मैंने बहुत ऑब्जेक्टिव जैसे ये नहीं बनाया, केवल ऐसे ये वाले क्वेश्चन बना दिए जिससे कि आप इनके जवाब दे ले जाओ। आगे बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। कूलाम का नियम लिखिए। तो कूलाम का नियम लिखने के लिए आएगा तो दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, विकर्षण मतलब प्रतिकर्षण बल, उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये प्यारे बच्चों आपका सवाल हो गया, क्योंकि कूलाम का नियम दो समान आवेश होंगे भाई, अगर प्लस और प्लस, ये तो मैंने पहले भी बता दिया था ना कि दो आवेश हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण लगेगा। आवेश वाले प्रकृति में ही जब आवेश टॉपिक पढ़ाया था पहले ही लेक्चर में, दो समान आवेश धनावेश या ऋणावेश होंगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण होगा। इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और अगर एक धनावेश और एक ऋणावेश है तो इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल कैसा प्रकृति का होगा? इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल आकर्षण प्रकृति का होगा। कैसा होगा? आकर्षण प्रकृति का होगा। कूलाम बल की प्रकृति बताइए। तो यह बल आकर्षण या विकर्षण दोनों हो सकता है बिल्कुल भाई, आकर्षण प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों हो सकते हैं। यह अदूरवर्ती बल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और न्यूटन के तृतीय नियम का पालन भी करता है। बच्चों ये न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है मतलब एक आवेश दूसरे पर बल लगा रहा है F12, तो बच्चों दूसरा आवेश भी पहले पर बल लगाएगा F21, लेकिन ये ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा विपरीत होगी। बच्चों एक आवेश है ये Q1, एक आवेश है Q2, तो ये जितना इस पर बल लगा रहा है F12 बल लगा रहा है, मान लो पहला आवेश दूसरे पर बल लगा रहा है तो F12 से डिनोट करेंगे, और जो दूसरा आवेश पहले पर बल लगाएगा उसे F21 लिखेंगे। तो ये विपरीत दिशा में बल लगाएगा भाई, ये इस पर बल लगाएगा, ये इस पर बल लगाएगा, तो किसी में भी एक ऋणात्मक चिन्ह लगाना पड़ेगा क्योंकि वैद्युत बल सदिश राशि है। तो जब वेक्टर लगाओगे तो ये आपको लगाना पड़ेगा। तो कूलाम बल जो है वो किसका पालन करता है? तृतीय नियम का पालन करता है, न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। अब जरा मुझे एक होमवर्क आपको देते हैं कि आपका वैद्युत बल का सदिश रूप में आप क्या मान बता दो। वेक्टर F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे जो R स्क्वायर लिखते हो उसे कैसे आप लिखोगे? हमने कहा था एकांक सदिश वेक्टर R बराबर होता है वेक्टर R बटे मॉड ऑफ R, वेक्टर R बटे R, ये एकांक सदिश का मान होता है। एकांक सदिश का मान होता है वेक्टर R बटे मॉड ऑफ R, केवल दिशा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, केवल दिशा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम ऐसे जो अभी सूत्र लिख रहे थे वहां R कैप मान लो लगा सकते हैं, और R कैप का मान क्या होगा? वेक्टर R बटे मॉड ऑफ R, वेक्टर R बटे मॉड ऑफ R। तो यहां पर आप अगर यहां वेक्टर R ऐसे लगाओगे, वेक्टर R लगाओगे तो यहां तो R स्क्वायर होता है सर, क्या होता है? R स्क्वायर होता है। तो वेक्टर R का मान यहां से आता है R कैप इंटू R, R कैप इंटू R। तो R को काटने के लिए इसे आपको R क्यूब करना पड़ेगा। ये प्यारे बच्चों होता है सदिश रूप। ये क्या होता है? सदिश रूप होता है, याद रखिएगा। ये होता है सदिश रूप किसका? वैद्युत बल का सदिश रूप है, वैद्युत बल का सदिश रूप है वेक्टर R बटे R क्यूब होता है, याद रखिएगा।
ये हो गए कूलाम के नियम से संबंधित बातें। एक ये प्रश्न और है, कूलाम के नियम और गुरुत्वाकर्षण नियम में क्या समानताएं हैं? समानताएं और अंतर बताइए। दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, दोनों, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो चाहे वैद्युत बल हो। लेकिन विद्युत बल आकर्षण या अपकर्षक, अपकर्षक मतलब समझ रहे हो ना, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षक होता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। हो गए, यहां से हो गया कूलाम के नियम से संबंधित सवाल। और आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही टॉपिक रखेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, इससे संबंधित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत बल रेखाएं, इनसे संबंधित जितना भी सवाल बन सकता है वो टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। उससे जितने भी सवाल बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, वो हम लोग कल पढ़ेंगे क्रैश कोर्स में। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच अपने प्यार और सपोर्ट को बनाने के लिए। और कल हाँ 4 बजे निश्चित रूप से जुड़ जाना है, 4 बजे तो 4 बजे, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।